हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट करा है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे पूरा देखना क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, अपना देखिए, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने क्वेश्चन खुद करके देखना, कमेंट बताना कितने क्वेश्चन आपके सही थे। पहला ही क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वादक। तो कौन सा साथियों? सारंगी। तो प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है? उस्ताद बिंदा खान। प्रसिद्ध वालियन वादक है निकोलो फिग्नी और प्रसिद्ध वांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन साथियों, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है? बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री थर्स्ट द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत में एक से अधिक कारक उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन साथियों, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, 2024 में निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा है जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से क्या हुआ? शून्य होगा और इसका निर्माण 2024 में पूरा हो जाएगा। 2024 में क्या होगा साथियों? पूरा हो जाएगा। और ये हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? ये हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। कहाँ बन रहा है? गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ का यह हवाई अड्डा दुनिया का चौथा लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे के बनने के बाद में उत्तर प्रदेश के पास में यूपी में कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे? यूपी में हो जाए 5 हवाई अड्डे हो जाएंगे। ऐसा करने वाला यूपी प्रथम राज्य होगा, 5 जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। किसके? भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? एडमिरल। तो सी इज द राइट आंसर, एडमिरल। तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को बनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब बनाते हैं? 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष इस समय वर्तमान में मनोज पांडे। कौन है साथियों? मनोज पांडे अध्यक्ष हैं वर्तमान नौसेना के। किसके? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन सिंह रावत। वर्तमान में नए सीडीएस हैं अनिल चौहान। 7वें अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी ने 11 सूत्री चेतावनी दिया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? पहला चेतावनी है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी करना। तीसरा है साथियों राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें से बताना साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7वें अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930-31 में हुई थी। इसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्र मांगे थे। 11 सूत्र निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा था? पहला साथियों भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। दूसरा था राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तीसरा था डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। चौथा था नमक कर समाप्त किया जाए। पांचवा था तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास से किया जाए। छठा था रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ा का आयात नियंत्रित किया जाए। सातवां था रुपये विनिमय दर घटकर 1 शिलिंग से पहुंच की जाए। आठवां था साथी सिविल सेवा तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। और 9वां था नशीले वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगा दी जाए। और 10वां था CITC विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो और इसे खत्म किया जाए। 11 मतलब सशस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। तो 11 सूत्र गांधी जी ने मांगे ब्रिटिश सरकार से। तो इसमें से बताना चाहते हो कौन सा नहीं है? तो साथियों पहला ही नहीं है, रुपया डॉलर विनिमय दर कम करना। तो कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। 2-3 किस्में जैसे 50% में कमी की जाए, ये सही है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है सबसे छोटा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। और सबसे बड़ा दिन कब होता है साथियों? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है 21 जून को और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है
और 22 दिसंबर को साथियों 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। किसमें साथियों? दक्षिणी गोलार्ध में। एक तरह का यह मान लो, अगर भारत में सर्दी आ जाएंगी 22 दिसंबर से, यानी गर्मी पड़ना शुरू हो जाएंगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास साथियों? भारत के राष्ट्रपति के पास में। तो भारत के राष्ट्रपति के पास अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने की शक्ति है। किसके पास में? भारत के राष्ट्रपति के पास में। यह संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र किसमें? अनुसूची 5 में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल के पास में। और 123 में, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी होता है। कितने माह तक? 6 माह तक प्रभावी रहता है। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी नहीं है साथियों? द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड किसके द्वारा लिखित गई है? ग्रीम ब्रदर्स। तो ये सारी पुस्तकें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई। कौन सी? द ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू की है, द गोल्डन थ्रेशड होल्ड सरोजिनी नायडू की है, द बर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू की है। तो ये तीनों पुस्तक किसकी हैं? सरोजिनी नायडू की हैं। लेकिन द गोल्डन वर्ड सरोजिनी नायडू की पुस्तक नहीं है। किसकी? ग्रीम ब्रदर्स की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? तो कौन सी साथियों बताओ? मिश्रित खेती किसे कहते हैं? पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। किसको? पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना क्या कहलाती है? मिश्र खेती कहलाती है। जैसे आप डेयरी फार्मिंग करते हो या मधुमक्खी पालन कर एक साथ में करते हो, तो ये कैसी मिश्र खेती में आती है। जैसे आप डेयरी फार्मिंग करते हो और मधुमक्खी पालन करते हो एक साथ में, तो एक साथ में 2 कार्य करना क्या कहलाती है? मिश्रित खेती। जैसे पशुपालन और फसल उत्पादन, ये कैसी है? मिश्र खेती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? मध्य प्रदेश में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? बहिनी दरबार समाचार पत्र की। महिला द्वारा होता, महिलाओं के लिए होता है। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो किसने किया साथियों बताओ? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और इनका समय था, टाइम पीरियड था इनका 1581 से 1601 ईस्वी के बीच में। अमृतसर की स्थापना गुरु अर्जुन देव द्वारा की गई थी। लेकिन गुरु अर्जुन देव को मृत्यु किसने की थी? जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के लिए इस गुरु को आरोप लगाया और फांसी पर चढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन साथियों, तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की साथियों? वीर नरसिंह ने की थी तुलुव के राजवंश की स्थापना। तुलुव वंश कितना समय अंतराल था तुलुव वंश का? तुलुव वंश 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी के बीच में रहा तुलुव वंश। इस नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी। इतिहास में इसे द्वितीय बलापार की संज्ञा दी गई। किसको? वीर नरसिंह को। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था?
मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था और इसने कब किया था? 1711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है साथियों, बताना है आपको। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद है, वेद है, तो ये सारे कैसे हैं? उपवेद हैं, लेकिन योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। किसका? यजुर्वेद का। और आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। निम्न देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा नहीं है? तो बताना चाहते हो भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देश साथियों? 13 देश। और 13 देश कौन कौन से हैं? साओ टोम, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतंत्र, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरवाटी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। तो 13 राज्यों से होकर निकलती है, भूमध्य रेखा गुजरती है 13 राज्यों से होकर। तो बताना आपको साथियों कौन सा इसमें सही है, कौन से होकर साथियों गुजरती है? कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, ये ऑप्शन सही है। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ से साथियों? लद्दाख में। लद्दाख में हेमिस गोम्पा नामक मठ स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यह कितना ऊंचा है? 4000 फीट ऊंचाई पर स्थित है हेमिस मठ। और हेमिस मठ तिब्बतीय स्थापत्य शैली है जो बौद्ध जीवन तथा संस्कृति को प्रदर्शित करती है। किसको? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है साथियों? ये भी लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो किन ने कराया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में काजू का परिचय कराया था। पुर्तगालियों ने भारत के अंदर और भी कुछ लाए थे। क्या? भारतीय कृषि पुर्तगालियों की देन है, जिसमें क्या है? तंबाकू है, मूंगफली है, आलू है, लाल मिर्च है, मकई है, टमाटर है, शकरकंद है, चीकू है, काजू है, अमरूद है, पाइन है, एप्पल और शरीफ आदि पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में लाया गया था। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। लेकिन पुर्तगाली सर्वप्रथम कब आए थे? पुर्तगाली सर्वप्रथम आए थे 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में आए थे। और सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। कालीकट पर उतरा था वास्को डिगामा। तो कब आए थे पुर्तगाली सबसे पहले? 1498 ईस्वी में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1616 में। कौन सी? डेनिश फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 में। 64 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1731 में। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने भारत पर सबसे ज्यादा राज्य किया पुर्तगाली। तो किस भारतीय राष्ट्रपति ने आर्य स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल गए? तो कौन थे साथियों? बीवी गिरी। बीवी गिरी आर्य स्वतंत्रता में भाग लिया और इसके लिए जेल गए। बीवी गिरी ने डलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की थी। और ये कहाँ था? आयरलैंड में था। कहाँ था? आयरलैंड में। क्या साथियों? डलिन यूनिवर्सिटी। इसके लिए उन्होंने आयरलैंड में पढ़ाई की थी, कानून की पढ़ाई। बेलोरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोह के संपर्क में आए, जिसके लिए वो जिसके लिए सिन फेन नामक आंदोलन से जुड़ गए। किसके लिए? सिन फेन नामक आंदोलन से जुड़ गए, जिसके लिए उन्हें जेल में जाना पड़ा। इस कारण उन्हें इंग्लैंड की सरकार ने निष्कासित कर दिया। तो स्वतंत्र भारत में बीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। कितने साथियों? चौथे राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान की कार्रवाई कब हुई थी? 13 दिसंबर। संविधान की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। किसकी? संविधान सभा की कार्रवाई। और ये किसके द्वारा पेश की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। 26 संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ स्थित है? इटावा में। इटावा में उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, इटावा में। तो डी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन साथियों, प्रसिद्ध चारुकला नृत्य संबंधित है किस क्षेत्र से संबंध साथियों बताओ। ब्रजभूमि से संबंधित है प्रसिद्ध चारुकला नृत्य। सी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध चारुकला नृत्य उत्तर प्रदेश में ब्रजभूमि से संबंधित है। इस नृत्य में स्त्री या पुरुष स्त्री का वेश धारण करके सिर पर मिट्टी के 7 गड़े रखते हैं। सिर पर मिट्टी कितने साथियों? 7 गड़े, तथा उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो कौन सा साथियों? कृषि। कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय कृषि जीडीपी में किसमें साथियों? जीडीपी में कितने? 16%। 16% भागीदार है कृषि। लेकिन कुल निर्यात में 10% है भागीदारी में कृषि। जीडीपी में 16% और कुल निर्यात में भागीदार कितना है? 10%। इसलिए कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था 1982 में। आयात निर्यात बैंक 1982 में स्थापित हुआ था। और ये एक्ट कौन सा था साथियों? इंडिया एक्ट 1981 के तहत हुआ था। 1981 एक्ट के तहत हुआ था। प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, तो कौन है साथियों? कमलजीत संधू। तो कमलजीत संधू पहली महिला थी जिन्होंने एशियाई खेल में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। तो सी इज द राइट आंसर। तो ये सन कब जीता था? सन 1970 में जीता था। 1970 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी और इसलिए उन्हें 1971 में क्या मिला था? 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। तो सार्क की पहली बैठक ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। सार्क बनाने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 1977 में सुझाव दिया था सार्क बनाने के लिए। लेकिन बना कब था? ये बना था 1985 में बना था। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सर्वप्रथम इसमें 7 देश थे। 7 देश कौन से थे? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। 7 देश थे और इसका मुख्यालय था नेपाल में। उसके बाद में साथियों 2007 में अफगानिस्तान इसमें जुड़ गया। अफगानिस्तान जुड़ गया तो फिर कितने हुए? 8 देश। वर्तमान में सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान कब जुड़ा? 2007 में जुड़ा, सार्क का सदस्य बना। लोह रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लोह रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। लोह रक्त नीति का मतलब था कठोर नीति लागू करना। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो साथियों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बनाया जाता है। और इन टीपू सुल्तान की मृत्यु आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1799 कब हुई थी? आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन साथियों, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से। तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन दल बदल से। और अधिनियम कौन सा था? 1985वां अधिनियम द्वारा हुआ था। दल बदल की स्थापना की गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को। और 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।